हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ईजी विद सुभाष सर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस के फिजिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए जब हम वीडियो ला रहे हैं तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फटाफट देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है। ये सब फिजिक्स की बात हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का एक आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें से पूछता है लेंस पे सूत्र पे आधारित क्वेश्चन पूछ देता है। ये लेंस का फार्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें से 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो गायब रहेगा, तो निकाल लेना है इस फार्मूले पे। लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, तो ये हम थोड़ा सा समझा देंगे, नीचे में है वो। दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, ये भी हम समझा देंगे, तो उसका फिगर थोड़ा नीचे बना हुआ है। अब पूछता है अभिसारी और अपसारी। अपसारी और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। तो अवतल को अपसारी बोलते हैं और उत्तल को अभिसारी बोलते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं, कह रहा है कि लेंस की क्षमता और क्षमता के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन होता है। अब लेंस की क्षमता, अगर हो सकता है कि पी का दिया हुआ वैल्यू एफ पूछ दे, या एफ का वैल्यू दिया रहेगा पी पूछ देता है, तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है। हाँ, ये भी पूछता है किस लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है और किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो जिसका एफ का मान ऋणात्मक होता है उसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा, और जिस लेंस में एफ का वैल्यू जो होता है वो प्लस में होता है तो उसका क्षमता भी धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा ये सब। अब कह रहा है कि दृष्टि दोष निवारण लेंस। हालांकि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ये नहीं है, बट लेंस की बात हो रही है तो लेंस में हम इसको बता दे रहे हैं कि इसमें से पूछता है ना कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका एक ट्रिक हम आप लोग को बता दिए हैं कि दूर में ऊ का उच्चारण हो रहा है तो उत्तल लेंस, और तो निकट में अवतल लेंस। बस यही आपको याद रखना है ट्रिक टाइप में। और नेक्स्ट में देखते हैं, कह रहा है कि अपवर्तनांक किसका ज़्यादा कम। हाँ, अपवर्तनांक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है बट आता है। तो पूछ देता है किसका अपवर्तनांक निम्न में से किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है या किसका अपवर्तनांक कम है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और निर्वात या जो वायु होता है ना उसमें उसका अपवर्तनांक कम होता है। अब एक क्वेश्चन आता है अभिलंब की ओर कब किरण झुक जाती है। तो एक सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी ना तो अभिलंब से वो दूर हटेगी, और विरल से सघन में जब जाएगी, सघन मतलब पूरा जब घना होता है जिसके परमाणु पूरा जुड़े रहते हैं तो वो सघन होता है। तो जब विरल से सघन में जाएगा ना तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। अब पूछ देता है स्नेल का नियम, तो ये याद रखिएगा, ये 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो साइन आई बाई साइन आर, तो इसको आप लोग रट जाइए। अब एक पूछता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। पूछ देता है कि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो ये भी 40 डिग्री होगा क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब पूछता है कि अपवर्तन के कारण पानी में रखी वस्तु ऊपर उठी प्रतीत होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सिक्का है, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ये वाला हम बताए थे आप लोगों को, अभी बताएं कि किस दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अब दर्पण का उपयोग जरूर पूछता है, ये वाला। उत्तल दर्पण वाहन के पीछे की वस्तु यानी कि साइड मिरर में होता है अवतल दर्पण और हेडलाइट में होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे ना लेंस में प्रतिबिंब कहाँ रखें, तो इस टाइप का फिगर आप लोग बना लीजिएगा और यहाँ पे रखेंगे वस्तु। तो 8वां स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे है तो एफ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा तो एक स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे है तो उसके आगे, यहाँ पे आए तो उसके आगे, यहाँ पे आए तो उसके आगे। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे रहेगा ना तो ये वस्तु के पीछे इसी साइड में आ जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। सेम वही कहानी है कि अवतल में 2 ही प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे रखेंगे तो एफ पे बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी रखेंगे ना
तो बस यहीं पे बनेगा एफ, और प्रकाशिक केंद्र जो होता है ना ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में बनता है। तो बस याद रखिएगा। अब दर्पण में देख लेते हैं। ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर अनंत पे रखेंगे तो एफ पे बनेगा, और एफ पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। अगर अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो ये जाके बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखेंगे, देख लीजिए इसको फिर से, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो ये बनेगा सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे वस्तु रखेंगे ना तो ये दर्पण के पीछे चला जाता है, पीछे जाके बनता है। और सेम वही चीज़ है इसमें उत्तल में। उत्तल में दो ही प्रतिबिंब बनता है कि अगर अनंत पे रखेंगे, अगर अनंत पे रखेंगे ना वस्तु तो ये फोकस पे बनेगा, और यहाँ अनंत और सी के बीच में कहीं भी रखेंगे ना तो वो एफ और सी के बीच में ही बनता है, इस एरिया में बनता है। तो बस ये फिगर आप लोगों को याद कर लेना है और फटाफट फिगर बना लीजिए। अगर क्वेश्चन कहीं भी आए तो फिगर बनाइए और उस पर ये ट्रिक यूज कर लीजिए। अब एक चैप्टर आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं फटाफट। तारों का टिमटिमाना पूछ देता है तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन पे टिक कीजिएगा। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, कहीं कहीं देखे होंगे कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ बट लगता है कि सूर्य उग चुका है, और कहीं सूर्यास्त नहीं हुआ बट सूर्यास्त दिखता है, जैसे लगता है हो गया है, या हो गया है तो लगता है कि अभी नहीं हुआ है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन, ये दोनों जो होता है ना इस टाइप में, ये दोनों वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा या कम पूछ देता है। तो नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि खतरे के रंग को लाल रंग में से क्यों दिखाते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है, इसलिए हम खतरे के रंग को लाल रंग से दर्शाते हैं। अब इसमें पूछता है, अब ये देखिए आवृत्ति की बात, तरंगदैर्घ्य की बात आ गया तो ये याद रखिएगा, आवृत्ति की बात आ गया तो ठीक इसका अपोजिट मतलब जो कम है उसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, जो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो बस यही अपोजिट, बस ये याद कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिक याद हो गया। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग देखे होंगे कैसा होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब इसमें को आता है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस में होता है, तो प्रिज्म में होता है, तो ये याद रखिएगा। प्रकाश की प्रिज्म के सतहों की संख्या, प्रिज्म, ये क्वेश्चन अभी बिहार बोर्ड में आया था, प्रिज्म के सतहों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 ऑप्शन दे देगा तो 5 पे टिक कीजिएगा आप लोग। अब एक आता है टिंडल प्रभाव, टिंडल ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता है टिंडल प्रभाव क्या है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, ये भी प्रकाश की प्रकीर्णन ही है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। कभी कभी देखे होंगे कि खिड़की में सुबह के समय जब धूप कहीं से आता है ना तो एक खिड़की से पूरा कमरे में जब जाता है तो लगता है कि पूरा ट्यूबलाइट जल रहा है या बल्ब जल रहा है, पूरा कमरा जो प्रकाशित हो जाता है, तो यही है टिंडल प्रभाव। अब नेत्र से जुड़े कुछ, नेत्र जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो है ना, नेत्र से जुड़े इसमें से कुछ क्वेश्चन है। अब इससे तो बहुत क्वेश्चन आता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। पुतली के माध्यम से प्रकाश की किरण नेत्र के भीतर प्रवेश करती है। अब पूछ देता है कि मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो पुतली से होती है। पड़ता है प्रकाश जो पहले पड़ता है परितारिका पे, लेकिन वो पुतली के माध्यम से होते हुए नेत्र के भीतर जाती है, यानी रेटिना पे जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बहुत बार आता है, तो रेटिना पे बनता है और उल्टा बनता है। परितारिका में कौन, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है,
रेटिना में होता है, कोन और शंकु दो होते हैं वहीं पे। तो शंकु जो होता है रंग को दर्शाता है और जो रॉड होता है वो लाइट को। यानी अगर किसी में ज़्यादा रॉड हो गया ना तो उसको बहुत लाइट दिखता है, जैसे उल्लू को है उसको रतों में दिखता है। लेकिन वही है कि ज़्यादा रॉड हो गया तो उसका दिन में तो पहले से ही लाइट रहता है, उसका आँखिए चुन्हिया जाता है, समझ गए। तो बहुत लाइट हो जाता है, अब उसका आँख दिखाई नहीं देता, इसलिए बोलते हैं कि उसको दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, तो क्योंकि उसमें रॉड जो होता है ना उल्लू में बहुत ज़्यादा होता है। तो रात में तो आसानी से देख लेता है, लेकिन दिन में बेचारे को दिखाई नहीं पड़ता है। काहे से कि पहले से लाइट है और उसका रडवा जो है बहुत है, तो क्या हुआ, रॉड पहले से उसका लाइट तो पहले से ही भरा हुआ है और ये दिन का लाइट, तो दोनों में बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, एक्स्ट्रा लाइट हो जाता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट पूछ देगा तो क्या कीजिएगा। आँखों का गोल आकार ये पूछ देता है। कचाव द्रव के कारण होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के कारण ये जो हमारा आँख में सबसे ज़्यादा विट्रस ह्यूमर होता है, इसलिए ये आँख फूला हुआ रहता है। अगर ये निकल जाएगा ना तो आँख ये पिचक जाएगा, तो ये याद रखिएगा। लेंस की रक्षा एक्वस ह्यूमर होता है एक, ये भी द्रव होता है जो हमारा लेंसवा का रक्षा करता है। ये निकल जाए तो लेंसवा में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, तो ये लेंस को बचा के रखता है। अब लेंस को जकड़े कौन रखता है, तो पक्षाभिर पेशिया जो कि सिलियरी सेल होता है वो लेंस को जकड़े रहता है, लेंस को अपने जगह से खिसकने नहीं देता है। हाँ, ये देखिए कि प्रकाश का कंट्रोल कौन करता है, प्रकाश का कंट्रोल भी वो पुतली ही करती है। हालांकि ये वो होता है परितारिका, लेकिन पुतली क्या होता है, प्रकाश जब ज़्यादा आएगा ना तो पुतलिया को सिकुड़ देता है। जो परितारिका है ना इसको कहता है सिकुड़ जा, तो इसको सिकुड़ा देता है जब ज़्यादा आता है। तो देखे होगा ज़्यादा अचानक लाइट तुम्हारे आँख पे पड़ता है तो हटाओ, आँख लगता है कि ख़राब कर देगा, ऐसा होता है ना। तो इसको कम या सिकुड़ाना और फैलाने का काम वही करता है, कौन, परितारिका। नेत्र में स्वच्छ मंडल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, नेत्र में जो स्वच्छ मंडल होता है उसको कार्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया को टिक कर दीजिएगा। आँखों का रंग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आँखों का रंग कौन निर्धारित करता है, आप देखे होंगे कि किसी का आँख का रंग काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का हरा होता है। बहुत विदेशी आते हैं ना तो भूरा भूरा ये जैसे लगता है कि ससुरा जंतु है कोई। तो क्या होता है, वो परितारिका के कारण होता है। आँखों का रंग किससे डिसाइड होता है, परितारिका। तो परितारिका पे आप लोग टिक कीजिएगा। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पूछेगा, तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर अधिकतम दूरी आ गया तो अनंत पे टिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अनंत पे टिक कीजिएगा, ये वाला अनंत पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा हड़बड़ा के मत पढ़िएगा, पूछ रहा है वही लिखिएगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन नेत्र से जुड़े रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चैप्टर है विद्युत धारा, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब विद्युत धारा में पूछ देता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसमें ज़्यादा एसआई मात्रक पूछता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापा जाता है किसमें, किससे मापा जाता है, किसमें और किससे अंतर हो जाता है। किससे मापा जाता है तो अमीटर से लिखिएगा, और किसमें मापा जाता है तो एम्पियर लिखिएगा। और एमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ये भी कभी कभी आ जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी से जो प्लस आवेश, तो ये छोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के वृद्धि तो ऋण आवेश अलग अलग, सॉरी ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हालांकि याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये कूलाम होता है, इसको आप लोग रट जाइएगा। हाँ, ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा जाता है। ये पूछता है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम, ये अपोजिट चीज़ है। दोनों फार्मूला ये आप ये लोग याद कीजिए। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, और या 1 किलोवाट में कितने
वाट होते हैं। 1 HP कितने के बराबर होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें से फार्मूला एक बनता है V बराबर IR, ये ज़्यादातर आता है, तो इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो ये आप लोग रट लीजिएगा। और एक ये वाला आता है, तो दो फार्मूला पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो P बराबर VI और V बराबर IR, ये दोनों आप लोग रट के जाइएगा। श्रेणी क्रम में घरेलू परिपथ जोड़ा जाता है। अब पूछ देता है कि जो घरेलू परिपथ में बिजली सप्लाई होता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में टिक कीजिएगा। श्रेणी क्रम ये वाला है, R1 + R2 + R3। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि R1 का वैल्यू दिया रहेगा, R2 का वैल्यू दिया रहेगा, R3 का वैल्यू दिया रहेगा, पूछेगा कि R का वैल्यू क्या है, तीनों को जोड़ दीजिएगा श्रेणी क्रम में है तो। अगर समांतर क्रम में रहता है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस पे निकालते हैं 1/R = तो इस सबको जोड़ के इसको उल्टा कर दीजिएगा तो R का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि उलट दीजिएगा। अब देखिए फ्यूज के बारे में पूछता है। फ्यूज क्या है, फ्यूज एक मिश्र धातु है। किस चीज़ का मिश्र धातु है ये भी पूछता है। फ्यूज किस तार में लगाया जाता है, तो विद्युन्मय तार यानी कि प्लस वाला में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, प्लस वाला में, ये भी याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब पूछता है लघु पतन अधिभारण में धारा का मान क्या हो जाता है। जब लघु पतन होता है तो धारा का मान क्या हो जाता है, तो धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। लघु पतन और अधिभारण दोनों में क्या होता है, धारा का मान ज़्यादा हो जाता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। तो प्रतिरोध भी पूछ देगा कि इस समय क्या होता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या है, धारा को रोकता है। प्रतिरोध मतलब उसमें उसको रोकना, धारा को रोकना। तो प्रतिरोध जिसमें ज़्यादा होगा ना तो धारा कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा होगा। तो उस समय क्या होता है, प्रतिरोध एकदम 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, भैया हमको कुछ मतलब नहीं है। तो धारा का कहता है तो रुक जा हम पूरा चलते हैं एकदम, इधर से पूरा एकदम बढ़ जाता है, पूरा तार और को गला के रख देता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, लघु पतन होगा तो ये डायरेक्ट होता है, दोनों तार सट जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों वाले। अतिभारण में भी क्या होता है, अतिभारण होगा तो लघु पतन होगा, यानी कि इसमें भी शॉर्ट सर्किट टाइप का ही हो जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है बट कारण अलग अलग होता है। अतिभारण क्या है, अब पतला तार लगा दीजिए पूरा, उस पर कूलर फ्रिज सब चला दीजिए तो क्या होगा, तार गल जाएगा तो सटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा तब धारा का मान ज़्यादा होगा, पूरा एकदम उड़ा देगा, घर का जितना भी कनेक्शन है सब खत्म, आग भी लग जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, ज़्यादा प्रतिरोध किस क्रम में मिलता है। ये अभी एग्जाम बिहार बोर्ड में आया था। तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे ना तो ज़्यादा प्रतिरोध मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक, इसमें भी एसआई मात्रक तो सबका याद कर लीजिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर से, और विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, ये याद रख लीजिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अब ओम का नियम भी पूछ देता है, ये 2 नंबर में आता है। तो ओम का नियम क्या होता है कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये याद कर लीजिए। हाँ, बॉल से क्वेश्चन बहुत आता है, इसका फिगर भी पूछ देता है कभी कभी, तो फिगर इसका कोई भारी चीज़ नहीं है, याद कर ली, बना के एक बार देख लीजिएगा। पूछ देता है कि बॉल में कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस भरी होती है, ये वाली। अब कभी कभी इसको घुमा कर पूछता है, कहता है कि निष्क्रिय गैस बॉल में क्यों भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ना कि जब वो उसका फिलामेंट जलता है तो वो वाष्पीकरण ना हो। वाष्पीकरण जब होगा ना तो उसमें क्या होगा, पानी भाप देखा है ना, भाप जब उसमें बनेगा तो क्या होगा, उसका पूरा शीशा जो होता है ना वो काला हो जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा रोशनी। तो इसलिए उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। तो याद रखिएगा। बॉल से को और क्वेश्चन आता है कि बॉल में फिलामेंट किस धातु का होता है, तो टंगस्टन धातु का होता है।
या ये कभी कभी पूछ देता है कि बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, 3300 के लगभग वो होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ये क्या होता है, उच्च गलनांक वाले धातु होते हैं, बहुत जल्दी गलते नहीं है, इसलिए टंगस्टन जो होता है यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में। अब हीटर और इस्त्री में क्या यूज होता है, तो वो नाइक्रोम का तार है। नाइक्रोम का तार जो होता है वो लगाया रहता है, इसका भी प्रतिरोध जो होता है, सॉरी, गलनांक जो होता है बहुत उच्च गलनांक का होता है। ये भी जल्दी नहीं गलता है, टूट जाएगा लेकिन गलेगा नहीं, क्योंकि देखे ना वो मूवीज कहता है कि झुकेगा नहीं, तो वही है इसका। अब एक चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट देख लीजिए, करेक्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो ये पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो किस ओर से प्रवेश करती हैं और किस ओर निकलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर निकल जाती हैं। अब पूछ देता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग। नर्म लोहे को विद्युत हाँ ये, अब विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, तो नर्म लोहे से बनाया जाता है। नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर डाल के विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मान लीजिए कि ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। तो अंगूठा क्या होता है, बल को दिखाता है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, और धारा जो है वो वही विद्युत धारा को दिखाती है, सॉरी ये जो है मध्यमा जो है विद्युत धारा को। तो बस ये वाला याद रख लीजिए। तो सोचिए कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम याद रख लीजिए, हो गया। बस ये याद रखना है आपको, समझ में आया। ये वाला, ये अंगूठा है, ये मध्यमा है, सॉरी ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, बस ये याद रखना है। ये सोचो कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में याद हो गया। अब एक इसमें से क्वेश्चन पूछता है मोटर से। मोटर देखे होंगे, मोटर दो टाइप के होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। तो पूछ देता है ना कभी कभी कि मोटर की क्रिया विधि बताइए, किस टाइप के काम करता है। या पूछता है एसी की आवृत्ति जो होती है, जो घरेलू परिपथ, इससे एक क्वेश्चन आता है कि घरेलू परिपथ में जो एसी मतलब कि एसी तो सप्लाई होता है ना घरेलू परिपथ में, उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट 220 होता है और हर्ट्ज 50 होता है। तो जो घरेलू परिपथ में सप्लाई होता है उसका में वोल्ट जो होता है 220 और हर्ट्ज 50। हाँ ये क्वेश्चन अभी बताने वाले थे, यहाँ पे मोटर जब बोल रहे थे। तो विद्युत मोटर, पवन चक्की, डायनेमो के बारे में। अब इसमें पूछता है कि विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की क्या, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो पवन चक्की क्या है, ये जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की घूमता है ना, तो वही चीज़ होता है। डायनेमो ये किस ऊर्जा में बदलता है, तो ये डायनेमो भी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब किसी में पर बस इससे पढ़ लीजिएगा ये लोग। अब ये पूछ देता है कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में मापते हैं, तो टेस्ला में। समझ में आया। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, ये पढ़ लीजिएगा ना, तो फिजिक्स में और आपको पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है, इससे ज़्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। और एक फिजिक्स में वही क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत आता है। तो ये तो जानते हैं, जिसको नया कर सकें यानी फिर दोबारा प्राप्त कर सकेंगे उसको नवीकरणीय है, और जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सके उसको अनवीकरणीय। जैसे कोयला जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा नहीं मिलेगा, राख हो जाएगा वो। और क्या होगा, सूर्य आज सोलर से हम कुछ जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, कलो जलाएंगे, हमको थोड़े कुछ वो ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म नहीं होता है। तो
यानी अनवीकरणीय नवीकरणीय आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सोचिए कि फिजिक्स पढ़ लिए, साइंस में फिजिक्स इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी हम वीडियो आप लोगों को बना के डाल देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन उससे आता है। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।